हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एमपीएस 2 के भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड पी बाई क्यू क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। इन क्वेश्चनों का ये मतलब नहीं कि आपके ये आएंगे ही आएंगे, बस इनमें से कोई एक या दो आ सकता है या रिपीट हो सकता है। रिपीट होने का मतलब यही है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, ये आपकी थोड़ी ऐसी भी हो जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे थे पीछे, तो उससे भी आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी। इससे क्वेश्चन देख के आप एकदम ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये क्या क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे लिखूँ मैं। तो इससे मैं आपको हो जाएगी। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं ये आपके लिए एमपीएस 2 के, जिसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या हमारे बुक का नाम है। और इसमें 20 क्वेश्चनों में से मैंने 5 को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है 500 वर्ड्स में, और बाकी जो 15 क्वेश्चन है उनको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, कि आपको बस मोटा मोटा आंसर के बारे में पता है। उसमें कुछ हेडिंग्स होंगी जिनको आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर में। और मैंने अपनी पहली वीडियो में फॉर्मेट तो आपको बता ही दिया है किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही अप्लाई करना है। अब सिर्फ आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि आप कमेंट और लाइक कर सकते हैं, इससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। अभी कुछ इससे मेरा चैनल से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपकी मदद कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। आप ये बता सकते हैं मुझे कि ये क्वेश्चंस ठीक बना रहा हूँ मैं, आपको मदद हो रही है इनसे समझने में कुछ, तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं सिर्फ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा और उनका महत्व समझाइए, ये पहला क्वेश्चन है जो हमारी बुक से रिलेटेड है और पहला ही चैप्टर है ये। तो इसमें इसकी परिभाषा बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से हम क्या समझते हैं, क्यों जरूरी है और उनका महत्व क्या है। तो उसको पढ़ लेते हैं मोटा मोटा, वैसे सारे पढ़ने में तो टाइम लग जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्कों का अध्ययन है। यह एक शैक्षिक अनुशासन है जो देशों के बीच के संबंधों, उनके कारणों, प्रभाव और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। यानी उसके बारे में सभी चीजों का जिक्र करता है कि कैसे देशों के बीच में संबंध है, किस तरह के देशों के बीच में विचारधारा चल रही है, किस तरीके से कहाँ पर अशांति चल रही है, कहाँ पे शांति और कहाँ पे शीत युद्ध है। तो उसके कारणों को विश्लेषण करते हैं हम इनके अध्ययन करने से, इन संबंधों का यह अध्ययन करता है कि देश किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं और किस तरह के सहयोग करते हैं, संघर्ष करते हैं और वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओस और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य वैश्विक खिलाड़ियों का भी भूमिका विश्लेषण शामिल है। इन सभी चीजों का भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल है। इस बुक में हमारा सभी इन चीजों पर जिक्र है। ये एक बहुत ही बड़ा विस्तृत वो है, डिटेल्ड क्या कहते हैं उसे, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं संगठनों के बारे में भी और संबंधों के बारे, देशों के बारे में भी। इस बुक के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम भी कंपेयर करते थे दूसरे देशों की राजनीति से, उनके विचारों से, इसमें भी ऐसे ही कुछ। तो उसके महत्व देख लेते हैं। वैश्विक शांति और सुरक्षा, सबसे पहला महत्व विश्व में शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न देशों के बीच संघर्षों को समझने और उन्हें सुलझाने के लिए आवश्यक उपकरण है, जरूरत जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना मिशन, पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से संघर्ष और क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करता रहता है। आर्थिक समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास की स्थिर और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण आवश्यक है। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन, ये जो संगठन है उनके बारे में जिक्र हो रहा है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाया जाता है और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है, खुले व्यापार की नीति को, जिससे विश्व आर्थिक समृद्धि और बढ़ती है, वैश्वीकरण बढ़ता है। अभी मैं उसकी हेडिंग पढ़ते तो मैंने पहले ही बताया होगा, क्वेश्चन रिपीटेड इसमें जैसे पिछले उसमें भी थे इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, और कंपैरेटिव पॉलिटी में मैंने पढ़ाए आपको, समझाए उस चैप्टर में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक शासन को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, ये महत्व है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के। कुछ उदाहरण देते हैं, फिर अपने आंसर में कुछ उदाहरण दे दीजिए लास्ट में, पहले लिख के महत्व, फिर उदाहरण लिख दीजिए, जैसे कि यूएन, यूरोपीय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इनके उदाहरण जैसे यूएन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शांति सुरक्षा बनाए रखने का और मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से विश्व भर में शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। ये इसके काम लिखती है। 1-2 यूरोपीय संघ सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह संगठन विभिन्न नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने सदस्य देशों की समृद्धि और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यह संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को सुलझाने और स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य उपायों को समन्वय किया और देशों को महामारी के प्रभावों से निपटने में सहायता की।
फिर लास्ट में हम एक निष्कर्ष लिख देते हैं जो हमने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन वैश्विक शांति और आर्थिक समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न देशों के बीच संबंधों को समझने और सुलझाने की आवश्यक जानकारी देता है और उसके उपकरण प्रदान करता है। उसके किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए उन मुद्दों को, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन न केवल देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक होता है, बल्कि यह वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है यथार्थवाद और उदारवाद के बीच में सीधे इन दो सिद्धांत हैं, इनके बीच में तुलना कीजिए। तो इसमें किस तरीके से आपको आंसर लिख रहा होगा ये, सबसे पहले इन दोनों उदाहरणों के बारे में लिखना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में राजनीति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवाद और उदारवाद दो प्रमुख सिद्धांत हैं। ये दोनों सिद्धांत राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के व्यवहार को समझने में विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद यथार्थवाद के बारे में परिभाषा लिखेंगे, उसके महत्व लिखेंगे, वो किस चीजों में बात करता है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे पुराना और प्रमुख सिद्धांत है। इसकी परिभाषा इस तरीके से है। यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है, ये अनार्की है बिल्कुल, जिसमें कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार। शक्ति का महत्व। यथार्थवादी दृष्टिकोण में शक्ति और राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, यानी राष्ट्र के हित और शक्ति पर जोर दिया जाता है यथार्थवाद के विचारधारा में। यथार्थवादी मानते हैं कि सभी राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने और अपने हितों की रक्षा करने के प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास देखा जा सकता था। अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं। यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, जिसमें कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। इसी कारण से राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य अपनी सुरक्षा को अस्तित्व के लिए शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने का प्रयास करता है। एक क्वेश्चन हमारा शक्ति संतुलन के ऊपर भी बनेगा, इसमें ये भी आया था पहले। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। यथार्थवादी दृष्टिकोण में राज्यों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा सामान्य होती है, क्योंकि सभी राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को देखा जा सकता था। उदारवाद देख लेते हैं, लिबरलिज्म। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत है, जो यथार्थवाद के विपरीत और अधिक सहयोग और संस्थाओं पर जोर देता है। इसकी परिभाषा में लिखता है, उदारवाद का मानना है कि राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता आपसी सहयोग से अधिक लाभ उठा सकते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। उदारवादी मानते हैं कि राज्य आपसी सहयोग से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन इस सहयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ ने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देकर यूरोप में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये सब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और भी थोड़े से पढ़ लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में इनके दोनों के लिख के मुख्य बिंदु थोड़ी तुलना कर दीजिए। यथार्थवाद और उदारवाद के मुख्य और अंतर उनके दृष्टिकोण में है। यथार्थवाद शक्ति और संघर्ष और राष्ट्रीय हितों पर जोर देता है, जबकि उदारवाद सहयोग, संस्था और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये तुलना हो गई। एक पॉइंट, यथार्थवाद में अराजकता और शक्ति संतुलन महत्वपूर्ण है, जबकि उदारवाद में सहयोग और संस्थागत व्यवस्थाओं को। ऐसे ही रिपीट करके एक दो लाइन अपने तुलना में लिख देनी है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष आपको याद करके हर एक आंसर में लिखना है, और पूरी कोशिश करना आप 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपके पास टाइम कम रहता है, आपके पास 2 आवर्स ही रहेंगे एमपीएस में, तो आप कोशिश करना कि 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और कब हर एक में 2 पेज भरो फिल करने ही आपको भरने हैं। 2 पेज तो लिखने ही लिखने हैं, परिभाषा 4-5 पैराग्राफ बीच में, और लास्ट में निष्कर्ष, और कुछ उदाहरण देने और रेफरेंस देने, तो रेफरेंस यूज याद आ रहे हो तो आंसर में उस टाइम तो लिख देना, उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। बुकों के नाम, थिंकर्स के नाम। शीत युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध को तो आपने बहुत पहले पढ़ा है, अपने 12th में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन आएगा, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या रहे। ये अच्छी तरह ये आंसर मैंने बिल्कुल ठीक बनाया, इसको आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसके कारण क्या थे शीत युद्ध के, और उसके परिणाम क्या रहे, और निष्कर्ष। ये तक शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर पढ़ लेते हैं इसको। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके तहत विभिन्न देशों या गुटों के बीच शक्ति का समान वितरण होता है। इसको उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक देश या गुट इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वह दूसरों पर हावी हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति का संतुलन बनाए रखने से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में स्थिरता और शांति बनी रहती है।
यानी डर की भावना नहीं रहती कि उस बंदे ने परमाणु बम बना लिया तो अब वो हम पर दबाव डाल सकता है, कभी भी खतरा रह सकता है हमसे उससे। तो इसे शक्ति संतुलन बनाने का है कि कई नाटो संधि बंदी हुई, जिन संधियों के द्वारा इन चीजों पर कंट्रोल किया गया, उनको रोकने के लिए कहा गया और उनको कहा कि तुम भी अपने पास एक रख सकते हो और नहीं बना सकते हो हथियारों को। उदाहरण जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन, शीत युद्ध के दौर, एशिया में शक्ति संतुलन। यूरोप में शक्ति 19वीं सदी में यूरोप में शक्ति संतुलन की अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोपीय देशों ने वियन कांग्रेस 1814-1815 के माध्यम से एक शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। इसका उद्देश्य फ्रांस को इतना शक्तिशाली बनाने से रोकना था कि वह यूरोप पर हावी न हो सके। ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे प्रमुख देशों ने मिलकर एक संतुलन स्थापित किया जिससे यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रख सके। शीत युद्ध के दौर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन ने शीत युद्ध के दौर को परिभाषित किया। दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। जब तो ये कोल्ड वॉर कही जाती है कि दोनों वॉर तो रुकी हुई थी पर दोनों हथियारों की होड़ में लगे हुए थे। दोनों देश एक दूसरे से ज्यादा हथियार बनाने में लगे हुए थे, इकट्ठे करने में लगे हुए थे। तो इसलिए तनाव बना हुआ था, कभी ये हमला न कर दे मुझ पर, कभी ये हमला न कर दे मुझ पर, ऐसा रहता था। और बीच बीच में मीडिया के द्वारा ताने भी मारते रहते थे एक दूसरे की सरकारों पर में, जिसमें ऐसा था कि कोई कभी भड़क ना जाए और भड़क के हमला न करते हम पर। दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जिससे एक दूसरे के वर्चस्व न स्थापित कर सके। और नाटो और वर्षा संधि जैसे सैन्य गठबंधनों ने भी शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में शक्ति संतुलन के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं हुआ, हालांकि प्रॉक्सी युद्ध और तनावपूर्ण स्थितियां बनी रही। यानी प्रॉक्सी युद्ध यानी युद्ध के पहले की स्थिति, कोल्ड वॉर को ही कहते हैं इसको, उसका एक दूसरा नाम है उनकी। एशिया में शक्ति संतुलन, वर्तमान में एशिया में भी शक्ति संतुलन की अवधारणा महत्वपूर्ण है। चीन का उदय और उसकी बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के मुद्दे और जटिल बना दिए। अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र में कोई एक देश पूरी तरह से हावी न हो सके। यानी किसी न किसी संधि पर उसके साइन करा लो कमेटी में कि हम तुम इस चीज के सदस्य हो, तुम इससे ज्यादा हथियार नहीं बना सकते हो। शक्ति संतुलन के तत्व सैन्य गठबंधन, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए देश अक्सर सैन्य गठबंधनों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए नाटो और वार्सा संधि जैसी गठबंधनों ने शीत युद्ध के दौरान शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक संतुलन, आर्थिक शक्ति भी शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार समझौते और वित्तीय सहायता के माध्यम से देश एक दूसरे की आर्थिक शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, कोई हद से ज्यादा आर्थिक संपूर्ण न हो जाए, तो लेन देन लिमिटेड रखते हैं। राजनयिक संबंधों के माध्यम से देश अपने हितों की रक्षा करते हैं और शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं क्योंकि ये वे विभिन्न देशों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करती हैं। उसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा, शक्ति संतुलन की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता और शांति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह विभिन्न देशों या गुटों के बीच शक्ति का समान वितरण यानी बराबर वितरण पर आधारित है जिससे कोई एक शक्ति हावी नहीं होती। ऐतिहासिक उदाहरण जैसे कि यूरोप 19वीं सदी के शक्ति संतुलन और शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच संतुलन इस सिद्धांत की प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन महत्वपूर्ण है जहाँ विभिन्न देश चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। शक्ति संतुलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में स्थिरता और शांति बनाए रखने है जिससे वैश्विक संघर्ष और तनावों को कम किया जा सके। आप इसके एक दो उदाहरण पढ़ लीजिएगा शक्ति संतुलन के और थोड़ा सा रिसर्च करके कि क्या क्या उदाहरण रहे कि किस तरीके से शक्ति संतुलन किया जा सकता है। फिर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख भाग, ये मैंने अभी पीछे पढ़ाया था उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर में MPS 4 के सेम ही है। महासभा सुरक्षा परिषद, इसके कितने भाग हैं, उनके क्या कार्य हैं, कब स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन उस पर इसका पढ़ लीजिएगा। इसकी विशेष एजेंसियां हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को और IMF और कंक्लूजन। 5 क्वेश्चन ये कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे नीचे। फिर ये वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण कहते हैं जिसे, दोनों का नाम सेम ही है तो इसको आप वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, तो आप इसके बारे में लिखना है। वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभाव होते हैं जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इसको एक पिछले उसमें। आतंकवाद की परिभाषा और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आता है आतंकवाद का, टेररिज्म का, ये पिछले साल ही आया था, पिछले साल आया था क्वेश्चन, तो ये देख लें। क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका, क्षेत्रीय संगठन ये आपके ये हो जाएंगे
यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, सार्क, साफ्टा। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा और इसके प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। मानव अधिकारों और ह्यूमन राइट की परिभाषा और प्रमुख दस्तावेजों का वर्णन कीजिए। परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी का उद्देश्य, परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों का प्रसार को रोकना, परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना। परमाणु हथियार, एनपीटी है, एक प्रसार संधि, एक प्रसार संधि, दो संधि होती हैं। एक में कि अब इतने ही जितने हथियार तुम पर उतने ही रोक दो वहीं पे, और कुछ उस दूसरी संधि में होता है लिमिट करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ की भूमिका पर चर्चा की थी। इन सभी के बारे में बताना, क्या कार्य है, किस तरीके से मदद करता है देशों के, और एक दो उदाहरण। शरणार्थियों यानी रेफ्यूजी के अधिकार और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। बाहरी नीति, फॉरेन पॉलिसी क्या है और इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। दक्षिणी सहयोग, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के महत्व पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। ये आगे के चैप्टरों में मैंने 10 चैप्टर एक्सप्लेन किया है ना, 10 के बाद के चैप्टरों में ये आपने सारे पढ़े होंगे तो आपको पता है ये होने चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में। दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की चुनौतियों और समाधान पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। तो ये 20 क्वेश्चन है। अगर आपको इनसे कुछ हेल्प होती हो तो बहुत बढ़िया है। आगे आप एक बार इन पे से नजर निकाल लेना, एक बार देख लेना पेपर से एग्जाम से पहले, और कोई ऐसा लगे आपको कि हाँ ये पक्का ही आ सकता है तो एक बार आप इनको बुक में से ढूंढ कर या इनको एक बार सर्च कर इनके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेना कि किस तरीके से मुझे ये आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर में अगर आएगा तो उसके एक दो पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे, क्या ये पॉइंट्स लेकर चलूंगा मैं अपने दिमाग में इस आंसर इस क्वेश्चन के लिए, तो ये पॉइंट लिख के इस तरीके से इनकी परिभाषा और इनकी डेफिनेशन देता जाऊंगा और बाद में कंक्लूजन लिख दूंगा। थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेना इनके, आपके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।